सो आ गया भाई एक बार फिर बच्चों की डिमांड पर, जैसा कि आप सभी को वादा किया था हमने लास्ट सेशन में कि हम ग्रामर को पूरा करेंगे, तो आज एक बार फिर से टारगेट रहेगा 100 में 100 पाने का। हालांकि ग्रामर में 100 में 100 का मतलब पूरी ग्रामर से है। ग्रामर में आपके 4 बड़े टॉपिक, जिसको हमने लास्ट 2 सेशन में बहुत सारे सेंटेंस करवाए, जहां पर हम लोग नरेशन और सिंथेसिस की, लेकिन उसके अलावा बहुत से सेंटेंस अभी बचे हुए हैं। अगर हम नरेशन की बात करें उसमें भी, और उसमें सिंथेसिस की बात करें उसमें भी, और फिर बचा रहेगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स। तो एकदम बेवकूफ और गधे बच्चे भी जो एकदम नालायक हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो बच्चे ही हैं, उनको तैयार करना भी हमारे इस चैनल की जिम्मेदारी है। सो आज का सेशन हमारे उन बच्चों के लिए खास तौर से जिनको ग्रामर ना तो कुछ आता है ना वो पढ़ना चाहते हैं, फिर भी हम पढ़ा कर मानेंगे। ये सेशन आप सभी बच्चों के लिए जो कि बहुत ज्यादा वीक है, अगर ये सेशन आप देख लेते हैं तो आपका ग्रामर फुल ऑन कंफर्म तैयार होने वाला है। तो बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत करता हूं मैं साहिद कमाल और आप सभी के और उत्तर प्रदेश के नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर। जी आज का सेशन फुल ग्रामर बेस्ड होगा, जहां पर हम सभी टॉपिक जो कि है नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स के ऊपर सब आपको मिलने वाला है विद सॉल्यूशन। कहीं कहीं पर हम खुद करेंगे और कहीं कहीं पर आपको समझाएंगे। तो आप कॉपी और पेन लेकर के अच्छी तरीके से बैठ करके नोट्स बना लीजिए और केवल इन सेंटेंस को तैयार करेगा, क्योंकि ये वो सेंटेंस हैं जो लास्ट कुछ सालों में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल हैं। उसके अलावा कुछ मॉडल पेपर हमने बनाए और कुछ किताबों से लिए कुछ सेंटेंसेस, तो उन सभी का एक संकलन, एक मिश्रण आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा। तो आ जाओ भाई, हेलो भाई, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को, और सेशन को प्यार के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स करिएगा जरूर, लेकिन वीडियो के एंड के बाद, क्योंकि एकमात्र पूरे उत्तर प्रदेश में चैनल है जो बच्चों की डिमांड पर काम करता है। हमारे जो बच्चे कहते हैं वो लाते हैं। एक एक करके सारे सेशन आपको पूरे साल मिले हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे सेशन आपने एक शॉर्ट नोट्स के तहत बनाए होंगे और इससे बहुत 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 हेल्प हुई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बाबा का आशीर्वाद आपके साथ। तो चलिए, आज से पहले हम लोगों ने जो आपको हमने एक रिवीजन कराना था वो ये कि इससे पहले फुल ग्रामर में आपको हमने कुछ सेंटेंसेस कराए थे, उसके आगे करेंगे। जैसे कि आपका ये सेंटेंस हमने ऑलरेडी समझा रखा है, इसके ऊपर एक सेशन हो चुका है, ये हो चुका था, ये हो चुका था। इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहिए और बाद में अगर आपको लगे तो आप पीछे वाला सेशन जाकर देख सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई थी, ठीक। नरेशन, उसके बाद ये कुछ सेंटेंस नरेशन में बचे थे, तो आज हमने मॉडल पेपर से उठाए हुए सेंटेंस है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस नरेशन का ये रहा, एकदम रैपिड फायर के तरीके से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और नोट्स बनाते रहिएगा। एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड थैंक यू। इतना सा अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाए थैंक यू, तो आप इसे कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ थैंक यू लिखा हुआ है तो आप लिखें ही थैंक्ड, और यू को मान लीजिए यहां पर मी, तो यहां पर लिख दीजिए ही थैंक्ड मी, उसने मुझे थैंक्ड कहा। यहां पर थोड़ा सा गलत होगा, थैंक्ड लिखिए यहां पर, ही थैंक्ड मी। बहुत सिंपल सा, 3 वर्ड में आपका पूरा नरेशन खत्म। थैंक यू अगर आ जाए, ठीक, तो आप उसे थैंक्ड मी कर दीजिए, क्योंकि यहां पर एक वर्ब है और डायरेक्टली ये देखने में तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, बट यहां पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। डायरेक्टली आप थैंक यू लिख दीजिए। दूसरा सेंटेंस, ही सेड ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। यहां पर देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहां से पता चल रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप सभी जानते हैं कि एक्सक्लेम्ड विद के बाद कोई एक सुटेबल वर्ड का यूज करते हैं। तो आपके हिसाब से ये जो ओ वर्ड है ये क्या है? ये सरप्राइज के लिए यूज होता है। तो आप लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये एक तरह से प्रैक्टिस सेशन है आप सभी लोगों के लिए, दैट इट वॉज a great opportunity। अब आप कहेंगे सर ये कहां से आ गया, ये इट वॉज कहां से आ गया? तो इट वॉज बेटा यहां पर ये जो एक्सप्रेशन दिया है, दिस इज ओनली द एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन दिया है। हमारे जो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जरूरी नहीं कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिया रहे, बट वहां पर आप सब्जेक्ट वर्ब हमेशा और हमेशा या अधिकतर आप इट वर्ड को ही मानेंगे और वहां पर इज मानेंगे। जब इट इज को मानेंगे तो आप उसका पास्ट में इट वॉज लिखेंगे। तो यहां पर सेंटेंस बनाकर इट वॉज लिखा गया है, क्योंकि यहां पर ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, इट इज होना चाहिए था बट वहां ओमिटेड है। और जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओमिट करके ही देगा आपको, लेकिन आपको इस कंसीडर करना है कि वहां लास्ट में आपको इट इज मान लेना है कि इट इज लिखा हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसे ही बोला जा सकता था कि व्हाट एन अपॉर्चुनिटी इट इज, बट इट इज लिखा नहीं है। तो फिर भी आप उसे मानेंगे कि इट इज लिखा है और उसको इट वॉज में ही करेंगे। सो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ ग्रेट। यहां पर आप कहेंगे सर ग्रेट कहां से आ गया? तो हमेशा याद रखें व्हाट और हाउ के बाद, जब भी व्हाट और हाउ वर्ड अगर आ जाता है और उसके बाद कोई नाउन आ रहा है, अपॉर्चुनिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक नाउन आ रहा है, अगर
तो उस नाउन से पहले हमेशा एक एडजेक्टिव लगा दीजिएगा और वो वर्ड होगा ग्रेट, या फिर हो सकता है कोई ट्रेमेंडस, हो सकता है ब्यूटीफुल, हो सकता है हॉरिबल, कोई एक ऐसा सुटेबल एडजेक्टिव जो उस नाउन को क्वालिफाई अच्छी तरीके से कर सके। ये ध्यान रखना है कि अगर व्हाट और हाउ के बाद कोई एक नाउन आ रहा है तो उस नाउन को उससे पहले हमें एक एडजेक्टिव लगाना है जिसमें खास तौर से ब्यूटीफुल, हॉरिबल या ग्रेट ये लगा सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड, बहुत ही मार्वलस, बहुत ही वंडरफुल, जैसे आपने सीन देखा, ओ व्हाट अ सीन, और व्हाट अ सीन अगर कहा है तो सीन देख करके या तो आप बहुत खुश हुए होंगे या बहुत डर गए होंगे, तो आपने कहा इट वाज अ हॉरिबल सीन, इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। तो हॉरिबल जहां डर गए, जहां पर आप खुश हो गए या सरप्राइज हो गए, तो वहां पर ग्रेट लगा दीजिए, ट्रेमेंडस लगा दीजिए, बेहतरीन के लिए बेस्ट लगा दीजिए, कुछ भी एक सूटेबल एडजेक्टिव लगाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो उस एडजेक्टिव, अगर हाउ और व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव से पहले केवल और केवल वेरी वर्ड का यूज किया जाता है, उसके अलावा कुछ वर्ड यूज नहीं करेंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट नरेशन। ये दो सेंटेंस रहे, ही सेड ओह व्हाट अ चांस, अगेन यू जस्ट फाउंड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहां पर भी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिला, तो अब आप यहां पर भी करेंगे, क्या करेंगे, व्हाट अ चांस। जब आपको चांस मिलेगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे ना कि अरे यार क्या चांस था या क्या चांस है। तो आप लिखिए ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट लगा करके इट फिर लगाइए, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि इट वाज इट इज मानना पड़ेगा, और आप नरेशन कर रहे हैं तो आप इसे इट वाज लिखेंगे, इट वाज अ ग्रेट चांस। देखो हमने फिर से एक वर्ड लगाया ग्रेट, क्योंकि यहां पर जो चांस वर्ड है अपॉर्चुनिटी का सिनोनिम ही तो है, तो चांस हो या सिनोनिम हो दोनों ही नाउन है, तो इसलिए आप लिखेंगे इट वाज अ ग्रेट चांस। नेक्स्ट है ही सेड आई मस्ट गो, तो आप इसमें देखेंगे, इसको आप पास्ट में नहीं ले जाएंगे बिल्कुल भी, तो आप इसे अगर किसी किसी किताब में देखेंगे तो आपको हैड टू में चेंज करना पड़ जाता है, लेकिन अगर आप ना भी करना चाहें तो भी चलेगा, लेकिन हम यहां पर हैड टू से कर दे रहे हैं। कुछ किताबों में दिया है कि मस्ट को हैड टू में चेंज कर देना चाहिए या नीड को हैड टू में चेंज कर देना चाहिए अगर ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में आ रहे हैं। तो जैसे यहां पर मस्ट दिया है, मान लो कहीं पर शुड दिया होता, मान लो कहीं पर शुड दिया होता, शुड को तो शुड ही लिखेंगे, वुड दिया होता तो वुड को तो वुड ही लिखेंगे, कुड दिया होता तो कुड को तो कुड ही लिखेंगे। उसी तरह सारे मॉडल को वही लिखते हैं, बट मस्ट और नीड के लिए कहा जाता है कि उसे हैड टू में चेंज कर देते हैं। वजह इसके पीछे जानने की जरूरत है कि वो ये कि जब आप मस्ट वर्ड का यूज करते हैं तो ये एक नेसेसिटी को बताता है, नेसेसिटी को बताता है। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, और आवश्यकता प्रेजेंट में थी तो वो पास्ट में चली गई, और पास्ट में आवश्यकता या कंपल्शन को हम हैड टू से करते हैं रिफर। जैसे कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैड टू गो, मुझे जाना था, यही तो कहते हैं आई हैव टू गो, मुझे जाना है, और आई हैड टू गो इसका मतलब मुझे जाना था। तो इसीलिए मस्ट वर्ड से जो सेंस आता है वो कंपल्शन या नीड का या नेसेसिटी का आता है। तो इसी वजह से आप मस्ट को मस्ट ना यूज करके हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा, ही सेड दैट दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, दिस इज सेड दैट ही हैड टू गो, हो गया सेंटेंस कन्वर्ट। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, एक और नरेशन कर लेते हैं। यू सेड टू मी आई एम मच टायर्ड, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव मतलब असर्टिव फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो यहां पर सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट दे दिया है बच्चा, यहां जहां ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, सेड टू के बाद जहां ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो वहां पर सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो आप लिखेंगे यू टोल्ड मी दैट, आई कौन है बेटा, आई द फर्स्ट पर्सन, तो यू के लिए आया है, तो आप इस लिखेंगे यू के साथ हम पास्ट में वर्ड लगाएंगे, मच को मच लिखेंगे, टायर्ड जो कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के रूप में लिख देंगे, हो गया। नेक्स्ट है द मास्टर सेड टू द सर्वेंट डोंट यू एवर ट्राई टू चीट मी, डोंट यू एवर, यहां पर डोंट यू एवर जो लिखा है ये किस तरीके से लिखा हुआ है, क्या कभी तुमने मुझे चीट करने की कोशिश नहीं करी। डोंट चीट एवर ट्राई टू मीन नहीं लिखा हुआ है, डोंट यू एवर ट्राई टू चीट लिखा हुआ है। लिखते हैं द मास्टर आस्क्ड, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में आस्क्ड द सर्वेंट। अब यहां पर जो डू यू से लिखा हुआ है आप इसे इफ लगाएंगे, इफ के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट है यू, और यू कौन होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर इफ के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा ही, सर्वेंट को हम ही लिख रहे हैं। इफ ही प्रेजेंट इंडिफरेंट में था, डिड नॉट एवर ट्राई टू
चीट मी को क्या लिख देंगे, मास्टर के लिए ऑब्जेक्ट में हिम लिख देंगे। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए आगे बढ़ते। अब ये जो नरेशन के थे उसके बाद सिंथेसिस में हमने कुछ सेंटेंस आपको ये करवाए हुए थे, ये सारे सेंटेंस आप लास्ट वीडियो में देखिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसने वो सेंटेंस या सेशन नहीं देखा है आप उसमें जाके इसका सोल्यूशन देखेंगे, वहां पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर सिंथेसिस में ये सेंटेंस हम लोगों को करना है जो कि हमने आपके सैंपल पेपर से उठाए हुए हैं। शी इज रिच, शी इज नॉट हैप्पी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, कॉम्प्लेक्स बनाना है, वो भी कह रहा है शी इज रिच, शी इज नॉट हैप्पी। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है कि एक सेंटेंस में पॉजिटिविटी है और दूसरे सेंटेंस में नेगेटिविटी है। जब भी ऐसा कोई सेंटेंस है जहां पर एक सेंटेंस तो पॉजिटिव लिखा है, एक सेंटेंस नेगेटिव लिखा है, तो वहां पर आपको कौन सा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करना है, हमेशा याद रखें। वह अमीर तो है लेकिन वह खुश नहीं है। अगर आप यहां सोचें कि बट लगा दें, बस यहीं से आप गलत हो जाएंगे। लेकिन सेंटेंस तो ये बन रहा है कि बट लगा दें, है सेंटेंस तो ये बन रहा है, तो फिर ऐसा क्या लिखें, गलत हो जाएगा। तो जब आप बट लगाते हैं तो बेटा ये सेंटेंस कंपाउंड बन जाता है, और कंपाउंड नहीं हमसे कह रहा है कॉम्प्लेक्स बनाने को। तो जब भी बट यट स्टिल वर्ड का सेंस आ रहा हो आपको, अगर उसको कॉम्प्लेक्स बनाना हो, जब भी आप बट यट स्टिल लगाएंगे तो वो कंपाउंड बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑल्दो और यट करके लिखेंगे, ऑल्दो यट ये लिख रहे हैं, तो ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो अब आप लिखेंगे क्या, ऑल्दो she is rich, although she is rich, yet she is not happy। यद्यपि वह अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। यहां पर इसका मतलब हो जाएगा यद्यपि या लेकिन, तो इनको एक साथ लिखने पर। अच्छा ये बात भी याद रखिएगा, अगर आप ऑल्दो नहीं लिखते, मान लीजिए आपने लिखा शी इज रिच येट शी इज नॉट हैप्पी, तब ये सेंटेंस कंपाउंड माना जाएगा। यदि केवल आपने येट वर्ड का यूज किया है तो वो कंपाउंड माना जाएगा। अगर येट के साथ ऑल्दो वर्ड का यूज किया है तो हमेशा उसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ये कॉम्प्लेक्स का कंजंक्शन है। नेक्स्ट है he has 4 children and he has to support them। सिंपल बनाना है, he has 4 children, उसके 4 बच्चे हैं, उसे सपोर्ट करना है। तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं he has 4 children, क्या करने के लिए, to support them, उसके 4 बच्चे हैं सपोर्ट करने के लिए। यहां पर देम लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वही चीज बार बार है, he has to support, he has 4 children, तो उसके पास 4 बच्चे हैं सपोर्ट के लिए, मतलब सपोर्ट करने के लिए, क्यों उसे सपोर्ट करना है। तो ये हो गया आपका इन्फिनेटिव का यूज, और ये इन्फिनेटिव का यूज आपका बनाता है क्या, बनाता है सिंपल सेंटेंस। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट चलते हैं, राम इज वाइज, राम इज जेंटल। अब देखो दोनों सेंटेंस सेम है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है बेटा, और ये एक निगेटिव सेंटेंस, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। कलर ये ले लेते हैं, ठीक, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, दोनों में नेगेटिव मतलब नॉट नहीं लगा कहीं पर भी। कह रहा कंपाउंड बनाइए। कंपाउंड बनाने के लिए क्या, हमें कंजंक्शन पता होना चाहिए। तो अगर आप इसको देखें ध्यान से तो आप इसे लिख सकते हैं कुमुलेटिव कंजंक्शन, एक है कुमुलेटिव कंजंक्शन। कुमुलेटिव कंजंक्शन में लाइक एंड आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है, आता है नहीं आता है, आपने पढ़ा होगा बट ऑल्सो आता है। तो इन्हीं का यूज कर लीजिए कि राम इज। अब ये राम इज यहां पर इसलिए लगाएंगे क्योंकि राम इज बाद में भी लिखा हुआ है। जो कॉमन चीज होती है कंजंक्शन कभी भी उसके पहले यूज मत करिएगा। जो कंजंक्शन 2 वर्ड या 4 वर्ड से बने हुए कंजंक्शन होते हैं उन्हें कंपाउंड कंजंक्शन कहा जाता है। कंपाउंड सेंटेंस का कंजंक्शन नहीं बल्कि उन्हें कंपाउंड, क्योंकि कुछ ऐसे कंजंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाते हैं, कुछ ऐसे कंजंक्शन है जो कंपाउंड सेंटेंस भी बनाते हैं, मतलब 2-2 वर्ड से 4-4 वर्ड से बने हुए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ कंजंक्शन जो कि 4 वर्ड से या 2 वर्ड से बनते हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो आपने लिखा, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो ये 4 वर्ड का कंजंक्शन है, ठीक, बट ऑल्सो ये 4 वर्ड का कंजंक्शन है। तो अब ये कंपाउंड कंजंक्शन है, मतलब ये एक तरह से 4 वर्ड में लिखा गया, और इसका प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए भी किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें और जैसे कि नो सूनर, अब जैसे लिखा हुआ है नो सूनर और उसके बाद दैन वर्ड का प्रयोग होता है। अब देखो 3 वर्ड का कंजंक्शन लेकिन बीच में गैप है, तो नो सूनर और दैन से जो सेंटेंस बनेगा वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये भी एक कंपाउंड कंजंक्शन है। कंपाउंड कंजंक्शन का अर्थ ये हुआ कि वो कंजंक्शन जो 2 या 4 या 3 वर्ड में लिखा जाए उसे कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि कंपाउंड कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस ही बनाएंगे, बल्कि कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस दोनों बन सकते हैं, बट इन कंजंक्शंस को कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। ठीक, चलो इतनी सी बात समझ में आई। तो राम इज, अब आप लिख सकते हैं नॉट ओनली
नॉट ओनली वाइज, राम केवल वाइज नहीं, बट ऑल्सो, अब यहां बट ऑल्सो क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट वर्ड है, बट ऑल्सो जेंटल। तो हमेशा याद रखिए कंपाउंड कंजंक्शन, जैसे आपने ईदर और नीदर नॉर का प्रयोग किया होगा, वो कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए कंपाउंड सेंटेंस आता है। ईदर और नीदर नॉर का यूज भी हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। हमेशा इस तरह कंजंक्शन वहां पर रखिएगा जो अलग अलग चीजें हों, मतलब वो दोनों वर्ड अलग होने चाहिए, कभी भी सेम वर्ड से पहले इनका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर हम मान लो राम के पहले कर देते, राम के पहले अगर हम कर देते तो राम वर्ड तो यहां पर भी है, यहां नहीं करेंगे। इसके पहले अगर कर देते तो इस तो यहां पर भी है, यहां पर नहीं करेंगे। उसके बाद देखो वाइज और जेंटल, ये दो अलग अलग वर्ड हैं, तो इन वर्ड को जोड़ने के लिए ही हम कंपाउंड कंजंक्शंस का यूज करेंगे। गॉट इट। चलिए मूव ऑन करते हैं। आगे भी आपको दो सेंटेंस मिलेंगे सिंथेसिस के, ये लास्ट है, उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर चलेंगे और उसके आंसर्स आपको हमें समझा देने, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। दिस सूप इज वेरी कोल्ड, आई विल नॉट टेस्ट इट। सिंपल सेंटेंस कह रहा है कि ये जो है बहुत ही बहुत कोल्ड है, बहुत ठंडा है, मैं इसे टेस्ट नहीं करूंगी। तो आप ध्यान से देखिए, आप इस सेंटेंस में एक जगह देखेंगे वेरी लगा है और दूसरी जगह देखेंगे नॉट लगा है, तो आपको कुछ याद आया, आपने एडवर्ब टू का यूज किया होगा, एडवर्ब टू का यूज किया होगा, जहां पर आपको यह बताया जाता है, जहां पर आपको यह बताया जाता है कि पहले वाले सेंटेंस में सो लगा दीजिए, बाद वाले सेंटेंस में नॉट लगा दीजिए। इसी सो की जगह यहां पर वेरी लगा दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सो लगा हो या वेरी लगा हो। लेकिन अब इस सेंटेंस को अगर आप सिंपल बनाएंगे तो सेंटेंस यही लिखा जाएगा कि दिस सूप इज टू कोल्ड, यह सूप बहुत ही कोल्ड है, क्या करने के लिए, टू टेस्ट। ठीक। अब आप कहेंगे सर वहां पर तो कैन नॉट लगाते हैं, वो आपको एक सिंगल बात पता है, आप वहां पर कैन नॉट का यूज या विल नॉट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको एग्जाम में जानबूझकर विल नॉट करके देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, आप उस नियम पर सोच ही ना पाए। अगर कैन नॉट भी आ गया है तो भी सही है, विल नॉट भी आ गया तो भी सही है, यहां पर सो आ गया तो भी सही है, वेरी आ गया तो भी सही है, बनेगा सिंपल सेंटेंस। ऐसे ही यहां पर जो हमने वर्ड यूज किया है, दिस इज इंफिनिटिव एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट, दिस इज एन ओल्ड बिल्डिंग एंड आई लिव्ड हियर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कह रहा है किसे कॉम्प्लेक्स बनाइए, कह रहा है ये एक ओल्ड बिल्डिंग है, अब कह रहा है मैं यहां रहता था, यह एक ओल्ड बिल्डिंग है, मैं यहां रहता था, तो अब आप बस जहां मैं रहता था यहां पर वेयर वर्ड का यूज करेंगे और आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या आप लिखेंगे, दिस इज एन ओल्ड बिल्डिंग, आपने बीच में लगाया वेयर आई लिव्ड, जहां मैं रहता। ठीक हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, टेक द स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसके आंसर्स ऑलरेडी लिखे हैं जानबूझकर ताकि हमें लिखना ना पड़े, ज्यादातर मेरा जो इंट्रैक्शन है वो आप सभी से हो। तो बच्चा देखो, आपका ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। सन 2014 हो सकता है, 16 हो, 18 हो, 19 हो, और 20 में तो हुआ नहीं, मेरे ख्याल से 22 में हुआ था एग्जाम। 2023 का भी लास्ट में है बेटा, 2023 के भी लास्ट में क्वेश्चन है कि 2023 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। लिखा है शी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, कह रहा पैसिव बनाइए, बहुत ही आसान पैसिव आपको दिया जा सकता है, हालांकि आपके ग्रामर में 50% टफ होगी, 50% बहुत आसान होगी। तो देखें, शी डिड नॉट हेल्प द पुअर, अगर आपको यह समझना है कि कौन सा टॉपिक सर पढ़ें कि इतना बहुत सा ट्रांसफॉर्मेशन है, 2 नंबर का सिर्फ आएगा, तो बेटा 2 नंबर नहीं, आप उसमें पढ़ेंगे पूरा, लेकिन फिर भी आप सबसे ज्यादा अगर पढ़िए तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन और एक्टिव एंड पैसिव पढ़िए। 100% आपका एक दिन के अंदर दोनों चीजें तैयार हो जाएंगी, और केवल प्रैक्टिस सेशन करना है। प्रैक्टिस सेशन के अलावा आप नियम कायदे कानून मत पढ़िए, हमारे इन सेशंस को देखिए, लगातार आपको इस तरह के वीडियोस मिलने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएंगी। और आपको अभी तक प्रूफ हो चुका होगा, केवल एकमात्र चैनल जो पूरे हमारे यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों की खास ध्यान रखता है, उनकी डिमांड पर, खास तौर से साहिर बाबा जो आपका दिया हुआ नाम है, हम जरूर आपके लिए सेशंस लाते हैं आपकी डिमांड पर। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, भोरना है 90+ का सपना, तो आप ऐसे वीडियो से बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जरूर सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम हमारे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए ही कार्य करता है, इधर उधर बकवास नहीं करता कि हम राजस्थान बोर्ड पढ़ाएं या बिहार बोर्ड। पहले हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे, उसके अलावा फिर बाद में जो भी ग्रामर पढ़ना चाहें वो इससे पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर है और रहेगा। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग चैनल है, अगर आप में से कोई बच्चा हिंदी मीडियम से नहीं इंग्लिश मीडियम से है, सो यू मस्ट विजिट दैट चैनल। वहां पर भी हम ऐसे ही सेशन लाते रहते हैं, वीक में 1, यहां पर 2 आते हैं, बहुत जल्दी 3 और 4 होने वाले हैं। तो आपका प्यार सपोर्ट ऐसे बना रहेगा तो बिल्कुल आने वाले। शी डिड नॉट हेल्प द पुअर, ये पैसिव वॉइस में पूछा गया, तो पैसिव बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पर ध्यान देना और सिर्फ टेंस पर ध्यान देना। टेंस दिया है पास्ट इंडिफरेंट, पास्ट इंडिफरेंट वाज प्लस V3 लगता है। द पुअर मैन, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाकर द पुअर मैन के बाद वाज लगाया, नॉट हेल्प्ड बाय हर, हो गया पैसिव। नेक्स्ट दिखा है कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, पैसिव इसे भी बनाना है, किसे कह रहा है
कि इस काम को कंप्लीट करिए तुरंत, तो जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति कहेगा इस काम को तुरंत करो, सो दिस इज एन ऑर्डर। सो आप हमेशा याद रखें जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए आए तो आपके 3 स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर कमांडेड, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर सजेस्टेड। इसी पर आपको ज्यादातर सेंटेंस मिलने वाले, एग्जाम में भी आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं देगा। सो यू आर ऑर्डर्ड लिखा, उसके बाद चाप दो, ये पूरा सेंटेंस है, इसको टू लगाकर चाप दो, हो गया पैसिव। यू आर ऑर्डर्ड इसलिए क्योंकि ये ऑर्डर का सेंस दे रहा था, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, मतलब इमीडिएटली इस काम को करो, तो ऑफ कोर्स इज ऑर्डर। तो स्क्रीनशॉट ले ले, नेक्स्ट चलेंगे। ही इज बीटन सेवरली बाय हिज मदर, एक्टिव वॉइस, भाई यहां से पता चल गया होगा ये सेंटेंस एक्टिव में नहीं दिया है बल्कि पैसिव में दिया हुआ, तो यहां से अगर आपको पता चल गया है तो आप इसको एक्टिव बना दीजिए। अगर आप यहां से एक्टिव समझ गए ये कौन सा पैसिव है, तब आप एक्टिव बना पाएंगे। इज प्लस V3 कहां होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है, एक्टिव वॉइस में क्या लिखेंगे, हिज मदर, यहां पर हिज मदर लिखा, हिज मदर के बाद वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ये डिसाइड होगा उसके सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट का नंबर है सिंगुलर, हर मदर तो सिंगुलर हुआ, सिंगुलर के हिसाब से बीट्स लगाएंगे बेटा, बीट मत लगा देना, सेंटेंस हो जाएगा गलत और 2 नंबर हो जाएंगे तुम्हारे गुड़। तो इसलिए ही बीट्स हिम सिमिलरली, उसने अपने बेटे को पीटा, उसकी मां ने उसके बेटे को पीटा। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज शी, सुपरलेटिव कह रहा है। अब यहां पर सुपरलेटिव से पहले आप ये समझ लें दिया गया सेंटेंस किस फॉर्म में है, दिस इज पॉजिटिव फॉर्म, ये पॉजिटिव डिग्री में है बेटा, और पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बनाया जा सकता है। एग्जाम में खास तौर से आपको ये वाला सेंटेंस देगा, नो अदर से देगा, और नो अदर का अगर आपसे सुपरलेटिव बनाया जाए बहुत सिंपल होता है, डायरेक्टली लिख दो शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब अगर आपको एग्जाम में ये दे दिया जाए शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल और इसको पॉजिटिव बनाओगे तो आप ये लिख देंगे। कभी भी किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस और कॉम्पिटिटिव सेंटेंस में या सुपरलेटिव सेंटेंस में कंफ्यूज मत होना, पहले तो उसको डिग्री पहचानना, जैसे आपने डिग्री यहां से पहचानी कि एज प्लस एडजेक्टिव और एज आया, तो अब पहली बात तो ये कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। उसके बाद ये देखिए कि उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, तो कंपेयर कर रहा है नो अदर गर्ल से, मतलब कोई भी लड़की उतनी खूबसूरत नहीं जितना कि वह, तो इसका मतलब सीधा है कि वह सबसे खूबसूरत लड़की है, और इसी को ट्रांसलेट कर दिया आपने, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, बात खत्म हो गई और आपका हो गया सेंटेंस ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हो गया, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कंपैरेटिव बना रहा है। अब देखो यहां पर कौन सी डिग्री दी है, बिगेस्ट लिखा है और दा लिखा हुआ है। अब अगर दा और बिगेस्ट लिखा है तो ऑफ कोर्स ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाना सबसे आसान होता है, क्योंकि जहां से सेंटेंस स्टार्ट है कंपैरेटिव में भी वहीं से सेंटेंस स्टार्ट होगा। कोलकाता इज, कोलकाता इज। अब यहां पर द बिगेस्ट लिखा है, आप लिख दीजिए बिगर देन। अब यहां बिगेस्ट इसलिए क्योंकि दा लगा था, यहां पर बिगर इसलिए क्योंकि ये कंपैरेटिव में बनाने को कह रहा है, तो बिगर और देन के बाद अब कंपैरिजन किससे कहा जा रहा है, देखो सेंटेंस को ध्यान से कि कोलकाता इंडिया में सबसे बड़ा शहर है, तो इसका यही तो मतलब हुआ कि कोलकाता इंडिया के किसी दूसरे शहर से बड़ा है, या कोलकाता इंडिया के सभी शहरों से बड़ा है। तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तरीका तो दिया है एनी अदर सिटी इन इंडिया, आप चाहे तो ऑल अदर सिटी लिख देते हैं। अगर आप ऑल अदर लिख रहे हैं बेटा, अगर ऑल अदर लिख रहे हैं, ऑल अदर ध्यान रहे, ऑल अदर अगर आप लिख रहे हैं तो यहां पर सिटी नहीं लिखा जाएगा बल्कि सिटीज कर दीजिएगा इन इंडिया, क्या सिटीज इन इंडिया, ये कर दीजिएगा, दोनों तरीके सही हैं। यहां पर लिखा है कोलकाता इज बिगर देन ऑल अदर सिटीज इन इंडिया, कोलकाता इंडिया के सभी शहरों से बड़ा है, या फिर कोलकाता इंडिया के किसी भी शहर से बड़ा है। तो इसका भाव यही हुआ कि कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कोलकाता इंडिया में सबसे बड़ा शहर है, बात वही। चलिए नेक्स्ट देखिए, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप, बहुत ही टफ सेंटेंस, बच्चों को लगता है बहुत टफ और हैवी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर आपको 2 बातें विशेष रूप से ध्यान देनी होती है। आपको एग्जाम में ये देगा, ये नहीं देगा, क्योंकि ये देना थोड़ा मुश्किल है, ये देना थोड़ा आसान है, यहां से बच्चे तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन यहां पर अगर दे दिया जाए, यहां पर देखो क्या कह रहा है, अफर्मेटिव बनाइए। अब आप कहेंगे अफर्मेटिव कैसे बनाए इसको, यहां पर लिखा है नो अदर डिड, तो भाई जाहिर सी बात ये सेंटेंस नेगेटिव है, नहीं है, बिल्कुल है, निगेटिव है। देखो यहां पर ये सेंटेंस क्या है बेटा, निगेटिव, नॉट से स्टार्ट हुआ मतलब नो से, अगर नो से स्टार्ट हुआ, नॉट से स्टार्ट हुआ, नो है, नेवर है, नन है, तो वो सेंटेंस डेफिनेटली निगेटिव होगा, तो उसको पॉजिटिव या अफर्मेटिव ही बनाना पड़ेगा। जब भी नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हो, आंख बंद करके आपको एज सून एज का प्रयोग कर देना है। क्या कर देना है, एज सून एज वर्ड का प्रयोग कर देना है, और फिर द ट्रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई गॉट होम। हमेशा याद रखिए, इसको उल्टा भी समझ लें, अगर आपसे एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप लिखा हुआ मिल जाए तो बेटा उसको नो सूनर से स्टार्ट जरूर करना है, लेकिन नो सूनर के बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और यहां जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो जनरली डिड या फिर हैड भी आ सकता है। आप चाहें तो हैड लगा दें, आप चाहें तो डिड लगा दें। इसका भाव क्या निकलता है ये भी समझ लो। इसका भाव यह निकलता है कि मैं क्या कह रहा है, एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप, जैसे ही ट्रेन रुकी मैं उतर गया, जैसे ही ट्रेन रुकी मैं उतर गया, मतलब ट्रेन रुकी भी नहीं कि मैं उतर गया, बात तो वही हुई, जैसे ही ट्रेन रुकी मैं उतर गया, ट्रेन रुकी भी नहीं
बात तो वही हुई, ट्रेन रुकी भी नहीं, रुकते ही मैं जंप कर गया। तो इसका यही मतलब हुआ जैसे ही ट्रेन रुकी। अगर आप कह रहे हैं जैसे ही ट्रेन, तो आप इसे पॉजिटिव रूप में लिखें। अगर आप इसे नेगेटिव बोलना चाह रहे हैं तो आप ऐसे बोल दें कि ट्रेन रुकी भी नहीं कि मैं उतर गया झम से, ट्रेन रुकी भी नहीं मतलब मैं पहुंचा भी नहीं, ट्रेन चल दी भन्ने से, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो एज सून एज को नो सूनर में कन्वर्ट करना है, ये बात ध्यान रखना। नो सूनर के बाद डिड या हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे अगर डिड लगाया, और अगर हैड लगाया तो यहां स्टॉप्ड, यहां पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, 2 नंबर नहीं तो गोड़ के चले आप। ठीक, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। पहले तो आप इसे देख ले, कह रहा है कंपैरेटिव में कन्वर्ट करें। कंपैरेटिव में कन्वर्ट करने से पहले यू मस्ट फाइंड आउट द सेंटेंस इज गिवन इन व्हिच डिग्री, किस डिग्री में दिया है। यहां पर देखो सो लिखा, यहां पर देखो एज लिखा, यहां पर देखो नॉर्मल डिग्री लिखी, तो दिस इज पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री को जब भी कंपैरेटिव में बदला जाए तो उसके लिए एक नियम याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखो, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में है, ठीक, तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव होगा, बात समझे। और अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा। उल्टा है एकदम। अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है वो सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में, जैसा कि यहां पर नॉट लगा है, तो ये अफर्मेटिव में तो है नहीं, तो मतलब पॉजिटिव डिग्री तो है, सेंटेंस निगेटिव है। तो अब कंपैरेटिव कैसा होगा, वो अफर्मेटिव में होना चाहिए, नॉट नहीं आएगा। वहां पर गलती कर जाते हैं बच्चे, वो छाप कर चले जाते हैं, वो सोचते हैं हमने कंपैरेटिव डिग्री तो लिख ही दिया, उसके बाद छाप दिया, नॉटो छाप दिया, तो बस होगा गलत। इसी वजह से जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। पहले अर्थ समझ लो ऐसे सेंटेंस का। कह रहा है जम्मू उतना गर्म नहीं जितना दिल्ली, जम्मू उतना गर्म नहीं जितना दिल्ली, उतना और जितना ये सेंस है। तो इसका मतलब यही हुआ कि दिल्ली जम्मू से ज्यादा गर्म है, यही तो सिंपली कह सकते हैं। जम्मू उतना गर्म नहीं जितना कि दिल्ली, तुम उतने अच्छे नहीं जितना कि मैं उतना अच्छा नहीं जितना कि तुम उतने रिच नहीं जितना कि मैं उतना रिच नहीं जितना कि तुम। तो पहले इस बात को समझ लेना। तो कह रहा जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, जम्मू उतना गर्म है जितना कि दिल्ली, तो दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। कितना सिंपल है, दिल्ली इज हॉटर, क्यों, कंपैरेटिव लिख रहे हैं ना, तो एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म। और जब भी कंपैरेटिव फॉर्म लिखा जाएगा देन वर्ड मत भूल जाना। अच्छा यूं देख लो ध्यान, बहुत से बच्चे इसे देन लिख कर चले आते हैं, तो मेरा बच्चों हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बात को ध्यान रख लेना, देन और दिन। ये हम 50% बच्चों की बात कर रहे हैं कि 50% बच्चे यही नहीं समझ पाते कि दिन लिखी कि डैन लिखी। बेटा दोनों वर्ड अलग हैं। ये THEN एक वर्ड है, THAN ये AN है, ये EN है। देन एक कंजंक्शन है, डैन अलग कंजंक्शन है। देन आगे की बात बताने को देन का मतलब होता है तब, और उसके बाद दैन का मतलब कंपैरिजन के लिए यूज होता है, तो यहां दैन वर्ड का यूज होगा। नेक्स्ट देखो, हु कैन डू इट, कह रहा इसे कौन कर सकता है, तो हमेशा याद रखें इसके लिए भी ट्रिक है। अगर हु प्लस अफर्मेटिव है तो फिर, अच्छा पैसिव पूछ रहा है, हमसे सॉरी, पैसिव पूछ रहा है, पैसिव पूछ रहा है, अभी निगेटिव नहीं पूछ रहा है बल्कि पैसिव पूछ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव आता है। हु कैन डू इट, इसे कौन कर सकता है, तो आप जाहिर सी बात है यहां पर सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसमें मेन वर्ब। तो अब जब इसी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय लगा दीजिए और हुम लगा दीजिए, बाय हुम, और फिर कैन इट। हमेशा याद रखिएगा किसी भी मॉडल का पैसिव बनेगा तो उसमें बी फॉर्म जरूर आएगी, बिना बी फॉर्म के पैसिव नहीं बन सकता किसी भी कीमत पे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय प्रीवियस सेशंस, जितने भी पैसिव वर्ड्स हमने 3 साल में पढ़ाए होंगे हर बार ये बताया होगा कि एक छोटी सी कॉमन चीज याद रखिएगा, पैसिव कोई टफ चीज नहीं है। 5 पॉइंट्स हमने हर वीडियो सेशन में बताया, जहां जहां हमने पैसिव पढ़ाया, ये 5 पॉइंट्स को याद रख लीजिए, कोई भी पैसिव आप दुनिया का बना लेंगे। तो बाय होम कैन इट बी डन, इसको लिखा गया, इंटरोगेशन मार्क लगा दीजिए। बाई होम, बाई लगाया इसलिए क्योंकि हु को हम बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगता है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बाई वर्ड को लास्ट में, जब आप लास्ट में यूज करेंगे तो होम वर्ड नहीं लिखेंगे, शुरुआत में हु वर्ड। हु कैन इट बी डन बाय। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे बेटा तो इस सेंटेंस को पढ़ने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील आएगा, थोड़ा सा ऑड आपको लगेगा, ई का बोल रहे हैं, ठीक है। तो हु कैन इट बी डन बाय ना लिखना सही है, बल्कि आप बाय हुम करके लिख लीजिए, इससे आसानी रहेगा कि बाय हुम का झंझट खत्म हो जाएगा, उसके बाद कैन इट बी डन, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है हिज डेथ शॉक्ड मी, पैसिव वॉइस, उसकी डेथ ने मुझे शॉक कर दिया, क्या कर दिया, शॉक कर दिया।
आई वॉज शॉक्ड एट, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे बाय लगा देंगे जो कि उनकी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती। यहाँ पर बाय नहीं लगेगा, शॉक के बाद हमेशा एट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ, उसकी डेथ पर मैं शॉक हो गया, उसकी डेथ के द्वारा शॉक नहीं हो गया। डेथ कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है जो तुमको डराए दिस या शॉक कर दिस, डेथ पर, कोई भी व्यक्ति डेथ पर शॉक हो जाता है। तो लिखा आई वॉज शॉक्ड, देखो यहाँ पर मी था, मी को आई बनाया, आई के साथ वॉज लगाया, चूंकि यहाँ पर शॉक्ड लिखा, शॉक्ड लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट है, विथ वी सेकंड, और वी सेकंड है तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है was वर्ड प्लस V3। तो आई वॉज शॉक्ड लिखा और उसके बाद बाई लगा देते हैं, बट यहाँ पर बाई नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर नो वर्ड आपको कभी दे दिया जाए तो नो वर्ड के बाद भी बाई नहीं लगेगा बल्कि टू लगाया जाता है। ऐसे तमाम वर्ड हैं जो हमने अपने पैसिव वॉइस की वीडियो में पढ़ाए हैं, जरूर आप प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट देखे, नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा। नो वन विल डिनाई, इसका होगा भाड़ में, इसको छोड़ो, इसको भाड़ में झोंक दो, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है या आगे इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। यहां पर देखो नो वन विल डिनाई है, जब भी नो वन आ जाए बेटा उसे आप एवरीवन या एवरीबॉडी में चेंज कर दीजिए, और जो वर्ब आ जाए बेटा उसके अपोजिट में वो जो वर्ब होगी उसे चेंज कर दीजिए। ना हो अगर कोई वर्ब तो आप उसे फेल टू प्लस V1 में चेंज कर दीजिए। अगर किसी भी वर्ब को ऑपोजिट वर्ब ना मिले आपको, मान लीजिए आई सॉ द सी, आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा, अब सॉ का तो उल्टा हम कह नहीं सकते, सी अनसी नहीं कह सकते बेटा, ठीक। तो आप वहां पर कर दीजिए आई सॉ द ताजमहल, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, तो ये ऑपोजिट हो गया। लेकिन अब यहां डिनाई का ऑपोजिट वर्ड था, ऑपोजिट वर्ड है, डिनाई का मतलब होता है मना करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, तो यहां डिनाई को हमने एक्सेप्ट लिख दिया, दैट इज ट्रू, बिल्कुल सही है, ठीक। ले लीजिए एवरीवन विल एक्सेप्ट और उसके बाद दैट लगा के जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है। ये लंबे संबे सेंटेंस आपको सिर्फ परेशान और कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं एग्जाम में। चलो नेक्स्ट देखें, He was appointed as science teacher by the principal। अब यहां से तो आप पहचान ही गए होंगे, ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है तो इसे एक्टिव बनाना है, तो द प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जो वर्ब है was appointed, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव था तो आपने सिर्फ सेकंड फॉर्म लिखा, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड, ऑब्जेक्ट लिखा हिम एज साइंस टीचर, हो गया। शी इज टू फैट टू रन, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, जब भी टू आ जाए उसके बाद कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव आ जाए तब उसको आप कैसे लिखेंगे, शी इज सो फैट, यहां पर टू को सो में चेंज कर दिया, फैट जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव रहेगा, दैट लगा करके आगे एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट कहां से आएगा, इसका सब्जेक्ट पहले वाले सेंटेंस से आएगा, पहला वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट शी दिया है, दोबारा से हमने शी कर दिया। अब चूंकि टू रन है तो कहना चाह रहा है कि वह इतनी मोटी है कि दौड़ नहीं सकती, तो शी कैन नॉट रन। अगर आप यहां पर विल भी लगा देंगे तो भी काम चलेगा, विल नॉट रन, वह नहीं दौड़ेगी या दौड़ नहीं पाएगी या दौड़ नहीं सकेगी या दौड़ नहीं सकती, कुछ भी कह लीजिए, बात वही है, कैन नॉट या विल नॉट, ठीक। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो। आओ ट्रांसफॉर्मेशन, अब हम आपको बताते हैं, समन द फायर ब्रिगेड। अब यहां पर हम आपके आंसर्स लिख रहे हैं खुद, समन द ब्रिगेड, यहां पर कह रहा है फायर ब्रिगेड को समन करिए, बुलाइए जल्दी से, जो ऑर्डर होगा ना, ये ऑर्डर होगा तो आप लिख सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू समन, बस हो गया, टू समन द फायर ब्रिगेड, क्या, तो फायर ब्रिगेड हो गया। द किंग टुक शेल्टर इन द हर्मिट्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहां पर कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप कहेंगे सर सिंथेसिस कहां से आएगा, बेटा कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, ये भी बनाना, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। आप वहां सिंथेसिस में कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखते हैं, ये नहीं सीखते कि कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाए, ये नहीं सीखते कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल कैसे बनाया जाए, ये नहीं सीखता कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाए, वहां पर आप सिंपल से सिंपल बनाना सीखते हैं, है ना। तो इसलिए वो अलग चीज है, बस उसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाए, या सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाए, या कॉम्प्लेक्स से सिंपल कैसे बनाया जाए, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का पार्ट है। तो इस पार्ट में भी आपसे ये सवाल हो सकता है। तो देखें, द किंग्स टुक शेल्टर इन द हर्मिट्स, हट, यहां पर हट वर्ड का मिसप्रिंट है बेटा, हट लगा लीजिएगा यहां पर, हट, हर्मिट की हट में, हट का मतलब झोपड़ी, हर्मिट मतलब संत, उस संत की झोपड़ी में उसने शेल्टर ली। तो अब आप इसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ऑफ कोर्स देयर शुड बी टू कॉम्प्लेक्स, दो इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, तभी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। तो अब आप क्या लिख सकते हैं बेटा, द किंग हु, राजा जो कि शेल्टर ले चुका है, who took shelter, तो फिर आप इसे ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था जिसने, हु टुक शेल्टर, शेल्टर इन हर्मिट्स हट,
जिसने हर्मिट की हट में उसने शरण ली। अब दो सेंटेंस, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, यहां पर सिंपली लिखा गया द किंग टुक शेल्टर इन द हर्मिट्स हट, तो एक राजा जिसने हर्मिट की हट में शेल्टर ली, तो आप इसे सिंपल कहेंगे और इसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे क्योंकि यहां पर हमने हु से सेंटेंस को आगे बढ़ा दिया। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अब देखो सुपरलेटिव कह रहा है सुपरलेटिव बना लीजिए। अब सुपरलेटिव बनाओ, देखो ध्यान से देखो, हमने कहा था अभी आपसे कि अगर कॉम्परेटिव डिग्री ऐसा दे दिया जाए एनी अदर, देखो तो इसका सीधा सा मतलब है क्या, शी इज मोर इंटेलिजेंट कह रहा है, दिस इज द कॉम्परेटिव, यहां से पता चल गया। उसके बाद कंपेरिजन एनी से किया जा रहा है, एनी से किया जा रहा है, इसका मतलब कोई दूसरी लड़की उसके बराबर है ही नहीं, तो आप डायरेक्टली इसे सुपरलेटिव में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। ठीक, इसी सेंटेंस को कंपैरेटिव में और तरीके से लिख सकते थे, तो यहां पर आप ऑल लगा देते, ऑल अदर, और फिर गर्ल को गर्ल नहीं बल्कि गर्ल्स लिखा जाता, एस लगाकर लिखते क्योंकि यहां ऑल लगा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर। इस तरह के सेंटेंस भी पैसिव आ सकते हैं, तो आप इस तरह के सेंटेंस को लिखेंगे, इट इज टाइम फॉर द मैटर, जो आपका ऑब्जेक्ट है ये है द मैटर, इट इज टाइम फॉर द मैटर, इट इज टाइम फॉर द मैटर। अब यहां पर जो ये टू प्लस लुक दे रहा है, इसको आप टू बी लुक्ड इनटू लिखेंगे, टू बी लुक्ड, ये इंफिनिटिव को लिखा जाता है, और लुक्ड, टू बी लुक्ड, और लुक्ड के बाद इनटू वर्ड लगा है, तो इनटू मत मिस करिएगा, ये भी लास्ट में लगेगा। लुक इनटू का मतलब होता है ताका झांकी करना, किसी की छानबीन करना। ठीक हो गया। अब देखिए आपके कुछ सिंटैक्स वाले पार्ट आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। सिंटैक्स को बहुत जल्दी जल्दी बताते हैं ताकि सेशन को जल्दी से खत्म किया जाए। 40 मिनट्स का रखते हैं, अराउंड 37 मिनट हो चुके हैं। मिल्क इज प्रेफरेबल दैन टी, मिल्क प्रेफरेबल दैन, यहां पर प्रेफर वर्ड आ जाए, वहां पर दैन नहीं बल्कि टू लगता है। इसके अलावा एक वर्ड और है प्रीफर, यहां पर भी ध्यान रखिएगा, प्रीफर वर्ड भी आ जाए तो भी आप टू वर्ड का प्रयोग करेंगे। ऐसे बहुत से वर्ड है जहां पर आप टू वर्ड का यूज करें। कहीं पर सुपीरियर लिखा है बेटा, सुपीरियर लिखा है, जूनियर लिखा है, ये एग्जाम में खास तौर से कंफ्यूज करने के लिए, या सीनियर लिखा है, ठीक है, तो इनके बाद आप हमेशा टू वर्ड का यूज करेंगे, दैन वर्ड का यूज नहीं होता इन शब्दों के बाद। ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, अब इसमें क्या गलती है सिंटैक्स के हिसाब से, मतलब ग्रामर के रूल के हिसाब से, व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। अब आप देख रहे हैं यस्टरडे दिया है, तो यस्टरडे वर्ड जो है बेटा ये पास्ट के टाइम को इंडिकेट करता है, और पास्ट में वो भी इंडेफिनिट टेंस को बताता है, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। हैज काट दीजिए, आप लिखिए ही रिसीव्ड अ लेटर, क्योंकि यहां टाइम को हटा नहीं सकते आप, तो आप लिखेंगे ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, उसने एक कल पत्र प्राप्त किया, उसने कल एक पत्र प्राप्त किया, तो आप इसे हैज में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पास्ट का टाइम है और ये एक डेफिनिट टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखो, माई हेयर इज ब्लैक, अब यहां पर बहुत सिंपल सी गलती दे दी गई है, माई हेयर इज ब्लैक बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला, हेयर इज नहीं होगा बेटा, हेयर आर होगा, बस सिंपली, क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं वो अनकाउंटेबल हैं और वो हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। हेयर्स नहीं लिखेंगे बल्कि माय हेयर लिखेंगे, लेकिन इज नहीं आर आएगा। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स, अब यहां पर देखो लिखा है हेल्प के बाद द और दा लगा के पुअर्स लिखा है, देखने में बिल्कुल सही है बिल्कुल, लेकिन ये गलत है। क्यों? जब भी आप किसी एडजेक्टिव को दा लगा के लिखते हैं तो वो एडजेक्टिव अपने बेस फॉर्म में रहेगा, तो इसका मतलब ये इट शुड बी पुअर, और जब ये वर्ड बोला जाएगा तो ये प्लूरल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्लूरल। जैसे आप लिख दे रिच मैन लिखा है, इस रिच मैन को केवल आप लिख सकते थे द रिच, और द रिच जो होगा ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो इनके साथ आर आएगा या व आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी एडजेक्टिव को दा लगाकर लिखा जाए तो बेटा उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, वो सिंगुलर नहीं। और उस वर्ड को कभी भी प्लूरल नहीं बनाते कि रिचेस लिख दिया जाए या पुअर्स लिख दिया जाए, ये ऑटोमेटिक प्लूरल बन जाते, बिकॉज इट शोज एंड इंडिकेट्स और इन्फर टू द होल कम्युनिटी ऑफ इटसेल्फ, अपनी कम्युनिटी के पूरे लोगों को ये बताता है एक समूह में, इसलिए इसे प्लूरल मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रमेश इज जूनियर दैन, अभी हमने आपको एक इंडिकेशन दिया था, आई होप दैट यू अंडरस्टूड, जूनियर के बाद दैन नहीं लगता बल्कि यहां पर टू लगेगा, तो यहां पर आप टू लगा करके सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहां पर देखो शीप्स लिखा है, शीप को पहले तो सही करो, शीप ये शीप वर्ड है हमेशा, उसके अलावा डियर वर्ड भी एग्जाम में दे देगा या स्वाइन वर्ड दे देगा बेटा, ठीक, तो इनको भी आप प्लूरल नहीं लिखेंगे, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट कंसीडर्ड एज प्लूरल, इनको प्लूरल कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड, जो उसकी रिक्वेस्ट है ऑफ लीव्स, तो यहां पर लीव्स लिखिए प्लूरल फॉर्म में, ठीक,
उसकी छुट्टियों की जो अर्जी थी वो ग्रांट नहीं करी गई। दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड, अब यहां पर जो न्यूज वर्ड है दिस इज सिंगुलर, और सिंगुलर है तो यहां पर जो वर्ब है ये गलत है, इट शुड बी हैज। सिंगुलर है तो यहां पर हैज लगेगा क्योंकि न्यूज वर्ड अपने आप में सिंगुलर है। नाउन के ऊपर हमने आपको सिंटैक्स में बहुत बार बताया, लेकिन आपने उस पर प्यार हमें नहीं दिया, इसलिए हम दोबारा नहीं लेकर आए। अगर आपको सिंटैक्स का पूरा सेशन देखना है तो कम से कम हमें 50 कमेंट्स चाहिए कि हाँ सर सिंटैक्स के ऊपर है। एक व्यक्ति से एक ही कमेंट, ये नहीं कि एक आदमी 50 बार कर दे। कम से कम अगर 50 स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पर चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पर मिलेगा, डोंट वरी। नेक्स्ट देखेंगे देयर एम लार्ज, भाई बहुत बड़ी गलती दे दी है। एम कभी भी किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ यूज ही नहीं हो सकता है, तो ऑफ कोर्स यहां पर इज और आर होना चाहिए। वो भी क्या होगा, देयर आर नंबर ऑफ गर्ल्स, या देयर इज, ऑफ कोर्स देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां पर इज लगाएंगे क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसलिए इज लगाएंगे। ठीक, ही इज ट्राइड टू डूइंग दिस वर्क, he is tried in doing this work, he is tired, sorry tried नहीं लिखा है, he is tired in doing this work। यहां पर क्या दिक्कत है, he is tired, यहां पर टायर्ड के बाद इन नहीं लगाएंगे, बल्कि बेटा यहां पर ऑफ वर्ड का प्रयोग होगा, इसलिए गलत था, ऑफ डूइंग दिस वर्क। ठीक, ही इज टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ किसी चीज से टायर्ड होते हैं तो ऑफ वर्ड का यूज करते हैं, इन वर्ड का यूज नहीं। द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश, बहुत बढ़िया सेंटेंस दिया है, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं सेंटेंस पर। द बॉय टोल्ड अ लाई, अब उसने बोला और उसके बाद एक वर्ड लगा दिया लेस्ट है। लेस्ट वर्ड एक बहुत ही गजब का एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो ट्रेन चली जाए, अरे गाली मत बको कहीं ऐसा ना हो तुम मार खा जाओ, है ना, झूठ मत बोलो कहीं ऐसा ना हो फंस जाओ। तो जहां पर एक शब्द यूज होता है पूरा हिंदी का फ्रेज, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, तो इस वर्ड को केवल लेस्ट से इंडिकेट करते हैं। लेकिन इसके बाद ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद शुड वर्ड का यूज होगा और उसके बाद नॉट नहीं लगेगा, तो नॉट वर्ड यहां पर गलत है। तो अब आप सेंटेंस पढ़िए, द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड बी पनिश्ड, उसने झूठ बोला कहीं ऐसा ना हो कि उसे सजा मिल जाए। तो यहां नॉट वर्ड का यूज नहीं, क्योंकि नॉट वर्ड इसी के अंदर समाहित है, समझ गए। चलो नेक्स्ट, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। सफरिंग फ्रॉम के जगह आप ऑफ वर्ड का यूज करेंगे। वेल फ्रॉम वर्ड सही तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहां पर ऑफ वर्ड का यूज ही होगा, तभी ये सेंटेंस सही माना जाएगा, अदरवाइज फ्रॉम वर्ड अपने आप में सही है, यहां पर फ्रॉम से क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज अ किंग, उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं एक राजा था। ये एक तरह का कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है बेटा, कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस जब भी आए तो वहां पर चाहे आई लिखा हो, चाहे यू लिखा हो, चाहे ही लिखा हो, चाहे शी लिखा हो, चाहे इट लिखा हो, चाहे दे लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उनके बाद हमेशा WERE वो ही आएगा, वॉस कभी नहीं आएगा, याद रखिए। इट शुड बी वर्ड, यहां पर वर्ड लगाइए। ये कंडीशनल एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, इसलिए वर्ड का ही यूज होता है। इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग, अब यहां पर देखो कॉन्फिडेंट टू बीटिंग लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंट फॉर, यहां पर कॉन्फिडेंट के बाद टू नहीं बल्कि यहां पर फॉर वर्ड का प्रयोग होगा, कॉन्फिडेंट फॉर बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, ये सही है। सन राइजेस इन ईस्ट, अब यहां पर सेंटेंस में क्या है बेटा, सन राइजेस इन ईस्ट। अब सन राइजेस क्या है, देखो सन वर्ड दिया है तो हमेशा सन वर्ड को दा लगा के लिखते हैं, द सन राइजेस, द सन राइजेस, इन के बाद ये जो वर्ड दिया है इसमें भी दा लगेगा, द ईस्ट। दिशाओं के नाम से पहले भी दा लगता है, ये जितनी हेवनली बॉडीज हैं उनसे पहले भी हम दा वर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ही गेव आर्म टू बिगर, अब यहाँ आर्म का मतलब क्या है, दिस इज फॉर दीक्षा, जिसे हम कहते हैं कि हमने भिक्षा दी, दीक्षा है ना, भिक्षा, दीक्षा नहीं, भिक्षा जो दी जाती, भीख दी जाती, तो यहाँ पे स्पेलिंग इसकी गलत है, ALMS ये होता है हमेशा, दिस इज द प्लूरल वर्ड, ये प्लूरल है। हालांकि यहाँ पर सब्जेक्ट ये था उसके हिसाब से वर्ब, लेकिन इसकी स्पेलिंग में एस हटा दिया गया था, तो एस कर लीजिएगा। काइंड मैन विल पिटी पुअर है, काइंड मैन विल पिटी पुअर, तो यहां पर जो पुअर वर्ड है दा लगा दीजिए, ठीक। आई वेंट आउट फॉर वॉकिंग, आई वेंट आउट फॉर वॉकिंग, अब यहां पर वॉकिंग वर्ड होना चाहिए, या फिर इसको आप क्या कर दीजिए, फॉर अ वॉक, यहां पर आ लगा करके वॉक को लिखा जाता
है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरीके से आपका लास्ट सेंटेंस हो रहा है, दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक। कभी भी याद रखिएगा, आप में से कई लोग बोलते होंगे, कई बार आपने सुना होगा, बड़े बड़े लोग बोल जाते हैं मिस्टेक और ब्लंडर ये एक साथ यूज नहीं हो सकते, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है अ बिग मिस्टेक, अ बिग मिस्टेक, इसका मतलब ही होता है अ बिग मिस्टेक। तो जब आप बिग मिस्टेक का मतलब ब्लंडर हो गया, सो डोंट यूज मिस्टेक वर्ड, दिस इज अ ब्लंडर, फुल स्टॉप, ये है इसकी गलती। इफ ही विल आस्क मी आई विल हेल्प हिम, अगर वह मुझसे पूछेगा, है ना, तो अब आप यहां पर देखेंगे इफ लगा करके, इफ वाला क्लॉज जो है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। इफ ही आस्क मी, ये दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। इफ ही आस्क मी आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा, दोनों में विल नहीं लगता। सो इन दिस वे वी फिनिश दिस सेशन विद फुल एनर्जी, होप सो दैट दिस सेशन वाज रियली बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो ऐसे सेशन पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करते जाए इस चैनल को, और आपकी डिमांड पर नेक्स्ट सेशन आएगा और जल्दी ही, मतलब परसों ही आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको क्या सेशन चाहिए, यू मस्ट मेंशन इन द comment section. So I am waiting for your comments. Thank you so much for watching this session. Meet you the day after tomorrow, and please share this video if you like this. So you must like and then comment. Thank you.